नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एक और नए लाइव सेशन में। कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जा रहे हैं। और उसी बीच में आज आपने लगभग पूरे देश ने बहुत सारे त्योहार मनाए हैं। हमारे आज जो है वो सारे किसान भाइयों ने और पूरे देशवासियों ने अक्षय तृतीया अर्थात आखा तीज का खिचड़ा खाया होगा। और परशुराम जयंती का पर्व भी बड़े धूमधाम से मनाया है। और हमारे सारे मुस्लिम भाइयों ने जो है वो ईद की बहुत सारी जो है वो सेवैयां और मिठाइयां खाई होगी। तो आप सभी को इन सारे पर्वों की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई, और सभी का हृदय की गहराई से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। कैसे हैं आप? कपिल जी स्वागत आपका, संतोष जी स्वागत आपका, मुकेश जी स्वागत आपका, रूप सिंह जी स्वागत आपका, जगदीश कुमार स्वागत आपका, माया कुमावत जी स्वागत आपका, सुमन जी कैसे हैं आप, दयाली कुमारी जी, पिंकू जी स्वागत आपका, बाबूलाल माली जी स्वागत आपका, चेतना जी कैसे हैं आप, प्रियंका अरोरा जी स्वागत आपका। तो चलिए करते हैं शुरुआत। कक्षा 7 का कंप्लीट वीडियो यानी कक्षा 7 जो हमने अभी कंप्लीट की है परसों, उसका कल आपको कंप्लीट वीडियो मिल जाएगा। और आज हम चर्चा कर रहे हैं कक्षा 8 और 8 का ये सेकंड भाग है। चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के हम क्वेश्चन कर चुके हैं। जय सैनी जी, मूलचंद जी कैसे हैं आप? बहुत बहुत स्वागत आपका। किशोर कुमार जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। संतोष जी, बाबूराम जाट, बलराम जाट जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। तो चलिए करते हैं शुरुआत। एंड ये 11 नंबर सेशन है। इससे पहले जो है 10 सेशन हो चुके हैं और आज कक्षा 8 में हम चैप्टर नंबर 3 और 4 की जो है चर्चा करेंगे। यानी कक्षा 8 के अंदर हमारा अतीत में जो चैप्टर नंबर 3 और 4 है उसमें से कौन से वन लाइनर क्वेश्चन बन रहे हैं। और मेरे विद्वान साथियों, एनसीईआरटी से वन लाइनर क्वेश्चन बनाना बड़ा ही कठिन है, इसीलिए 2-2 चैप्टर के क्वेश्चन हम बना रहे हैं साथ साथ में। आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन आपके समय को बचाएंगे और आपकी जो सफलता है उसको सुनिश्चित करने में बहुत महत्वपूर्ण जो है भूमिका निभाएंगे। संतोष कुमारी जी गोपाल तो बहुत अच्छा है, आज बहुत दिनों के बाद आपने पूछा है। सब कुछ सही है, कोई दिक्कत जो है अभी नहीं है। तो ये सारे जो क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं, देखो मेहनत रंग कब लाती है? जब आप मेरा सहयोग दोगे तब मेहनत रंग लेके आएगी। इसीलिए आप सबसे छोटा सा निवेदन है कि जितने भी सेशन मैं आपको एनसीईआरटी के करवा रहा हूं, आरबीएसई के तो मैंने करवा रखे हैं ऑलरेडी, इन सारे क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लेना ताकि पेपर में जब क्वेश्चन आए तो आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आए। गौरव स्टडी कैसे हैं आप? नमस्ते, कैसे हैं? कुलदीप सैनी जी आप, ताकि हम जिस लक्ष्य के लिए चल रहे हैं, मुख्य लक्ष्य हमारा है जॉब लगना, उस लक्ष्य को हम प्राप्त कर पाए। तो चलिए करते हैं शुरुआत आज के सेशन की। और अगर आप हमारे इस परिवार के सदस्य नहीं बने हैं तो परिवार के सदस्य जरूर बन जाएं। और परिवार का सदस्य बनने के लिए आपको कुछ ज्यादा नहीं करना है, बस आपको जो है वो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करना है और सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके आप जो है बेल आइकन दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन जो है सेलेक्ट कर ले, ताकि आने वाले सारे सेशन आप जो है देख सके और उनसे अध्ययन कर सके। हर सेशन की पीडीएफ क्लास समाप्त होने के 10 मिनट में हम अपलोड कर देते हैं। तो हर सेशन की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप इस टेलीग्राम में से किसी भी टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। आप चाहे तो रीट नगर को ज्वाइन कर ले, आप चाहे तो राजस्थान एग्जाम मंत्रा का चैनल जो हमारा है उसको ज्वाइन कर ले। दोनों ही चैनलों पर आपको जैसे ही सेशन खत्म होगा, टॉपिक खत्म होगा, उसके 10 मिनट में आपको मिल जाएगी। मनोज कुमार जी कैसे हैं आप? बांसवाड़ा से बहुत बहुत स्वागत आपका। सोहन लाल जी कैसे हैं आप? वेरी गुड इवनिंग। तो चलिए करें शुरुआत, एक बार यस लिख के बताएं। एंड मोहिनी भाटी जी स्वागत आपका, कैसे हैं आप? देखिए, आज हम चैप्टर नंबर 3 और 4 की चर्चा कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 और 4 में कौन कौन से वन लाइनर क्वेश्चन बनते हैं, आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन आता है कि मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी कब बंगाल का दीवान कब बनाया? लास्ट चैप्टर नंबर 2 में हम ये बात कर रहे थे कि एक ऐसी परिस्थिति आती है मीर जाफर की मृत्यु के बाद
कि मुगल बादशाह ने जो है वो कंपनी को ही बंगाल की नवाबी दे दी, यानी कंपनी को ही बंगाल का नवाब बना दिया और उनसे कहा कि आप ही यहाँ पर शासन करें और हमारा ईयरली जो है टैक्स हमें भेज दे। तो कब की बात है ये? 12 अगस्त 1765 में। अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, मोस्ट क्वेश्चनों में आएगा ये। बंगाल में किस काल में 1 करोड़ लोग मारे गए थे? तो 1770 के अंदर जब बंगाल में अकाल पड़ा था, पूरे भारत में अकाल पड़ा था वो, लेकिन बंगाल में सबसे ज्यादा इससे जो हानि हुई थी और करीब करीब 1 करोड़ लोगों की यहां पर जो है मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर आता है, यह है कि स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था कब लागू की गई? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था 1793 में लागू की गई। और स्थायी बंदोबस्त क्या है, यानी ये जो स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था है ये क्या है, क्या होता है इस व्यवस्था के अंदर? तो राजाओं तथा तालुकादार मीन क्या होता है? जैसे स्थान क्षेत्र को तालुका भी कहते हैं, तो यहाँ के जो राजा है या तालुकादार है उनको जमींदारों के रूप में जो है मान्यता दी गई और उन्हें लगान वसूलने तथा कंपनी को राजस्व चुकाने का जिम्मा सौंपा गया। इस व्यवस्था के अंतर्गत राजस्व हमेशा के लिए तय कर दिया जाता। जैसे मान लीजिए ये ब्रिटिश राज्य है और इस ब्रिटिश राज्य के अंदर ये क्षेत्र है, ये क्या है? अलग अलग तालुका है या अलग अलग छोटे छोटे राज्य है। इन सारे क्षेत्रों पर अंग्रेजों का शासन है। अब मान लो यहाँ की भूमि के अकॉर्डिंग यहाँ का राजस्व तय कर दिया गया 1 करोड़ रुपए, यहाँ का कर दिया गया 1.5 करोड़ रुपए, यहाँ का मान लीजिए 90 लाख रुपए, यहाँ का 80 लाख रुपए। अब यहाँ के जो राजा होते थे या जो तालुकादार होते थे उनको जमींदार बना दिया गया, उनको जमींदार का पद दे दिया गया। और एक स्थायी शब्द का अर्थ भी होता है फिक्स, तो एक फिक्स राशि तय कर दी गई कि इस शासक को या इस राजा को, इस जमींदार को इतने रुपए देने पड़ेंगे, इसको इतने देने पड़ेंगे। तो स्थान विशेष के शासक के लिए एक निश्चित टैक्स जो है वो तय कर दिया गया। इसे ही क्या कहा गया? स्थायी बंदोबस्त कहा गया। अब इसका सबसे ज्यादा बुरा प्रभाव पड़ा किसानों पर। अब क्या करते थे? जमींदारों को पता था कि हमें 1 करोड़ रुपए देने हैं, किन्हें? अंग्रेजों को। और जमींदार क्या करते थे? जनता से 1.5 करोड़ रुपए लेते थे। तो इससे जनता और किसान जो है और ज्यादा पिसते गए और उनका शोषण जो है वो बढ़ता ही गया। ठीक है, तो ये स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था जो थी ये थी। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है विद्वान साथियों आपके स्क्रीन पर। यह क्वेश्चन आता है कि किसके शासनकाल में भारत में स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया? तो चार्ल्स कॉर्नवालिस जो थे इस समय भारत के जो थे वो वायसराय थे। महलबारी बंदोबस्त कब लागू किया गया? स्थायी बंदोबस्त के बाद एक और व्यवस्था आती है महलबारी। 1822 में महलबारी व्यवस्था जो है वो शुरुआत की गई। इसमें क्या होता है? महलबारी बंदोबस्त किसके द्वारा और कहां लागू किया गया? तो बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिम प्रांतों में होल्ड मैकेंजी के द्वारा यह व्यवस्था जो है लागू की गई थी। और महलबारी व्यवस्था होती क्या है? तो इसमें गांव के हर एक खेत का अनुमानित राजस्व जोड़कर गांव के ग्राम समूह के राजस्व का हिसाब लगाया जाता है और गांव के समूह को महाल कहा जाता है। जैसे मान लीजिए ये गांव है, इस गांव में ये खेत है, ठीक है, इस खेत का एक निश्चित टैक्स होगा, इसका और ये ग्रुप में ये जो सारे खेत हैं, ये गांव है, ये क्या कहलाएंगे? महाल कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? महाल कहलाएंगे। तो देखिए पहले अंग्रेजों ने क्या किया कि गांव के जमींदार को या एक राज्य के शासक को यह जिम्मेदारी दी कि आप हमारे लिए टैक्स इकट्ठा करो। लेकिन वो व्यवस्था ज्यादा अच्छी नहीं रही और कुछ समय के बाद वो फेल हो गई। इसके बाद गांव के समूह बनाए गए, छोटे छोटे गांव के, और उनको ये जिम्मेदारी दी गई कि आप टैक्स वसूलें और हमें आप पे करें। इसके बाद एक और बंदोबस्त आएगा, उसको भी हम पढ़ते हैं, देखिएगा। नेक्स्ट आता है रेतवारी बंदोबस्त। रेत का अर्थ क्या होता है यहां पर? किसान। अब किसान को कह दिया
अंग्रेजों ने किसानों के लिए भूमि के अकॉर्डिंग कि अगर आपके पास 1 एकड़ भूमि है तो आपको इतने रुपए टैक्स देने हैं, इस तरीके से भूमि के अकॉर्डिंग जो है वो टैक्स निश्चित किया गया और फिर जो है वो डायरेक्ट किसानों से टैक्स जो है वो लेना शुरू किया, जिससे बीच के बिचौलिए खत्म हो गए और इस व्यवस्था को क्या कहा गया? रैयतवारी व्यवस्था कहा गया। अमृत सिंह जी पूछ रहे हैं, अमृत सिंह जी कि सर आज हमारे यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम है, बाद में देख रहे हूं, आपकी क्लास नहीं ले पाऊंगा, ऑफलाइन क्लास करेंगे। कोई बात नहीं है भैया, आप स्वतंत्र है, आप हमारे परिवार में हैं और हमारे परिवार के अंदर आपकी कोई फीस तो है नहीं, तो आपका जब मन करे तब आप सेशन देखें, अब वो आपकी मर्जी है, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब योगेश जी आपका कैसा क्वेश्चन है मैं तो समझ नहीं पा रहा हूं। प्रोवाइड क्वेश्चन के लिए कौन सी बुक लेके आए, क्या कहना चाहते हो, मैं आपकी बात नहीं समझ पा रहा हूं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ता हूं मैं। नेक्स्ट देखिएगा, ये जो रैयतवारी व्यवस्था थी ये किन इलाकों में लागू की गई थी? दक्षिण भारतीय इलाकों में। किसने रैयतवारी व्यवस्था को लागू किया था? तो कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने। और कैप्टन अलेक्जेंडर रीड शब्द था यहाँ पर, कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने सबसे पहले रैयतवारी व्यवस्था कहां लागू की थी? टीपू सुल्तान से युद्ध में हड़पे गए इलाके में, युद्ध में हड़पा लिख दिया यहाँ पर, हड़पा नहीं होगा, हड़पे गए इलाके में, यानी टीपू सुल्तान से जो भूमि और स्थान जीते थे वहां के किसानों पर यह सबसे पहले जो है व्यवस्था लागू की गई थी, रैयतवारी की व्यवस्था। इसके बाद देखिएगा, रैयतवारी व्यवस्था को किसने पूरे दक्षिण भारत में लागू किया? तो थॉमस मुनरो थे, उन्होंने दक्षिण भारत में इसको लागू किया। थॉमस मुनरो का किसानों के प्रति क्या विचार था? यहां पर भी टॉमस ही शब्द है, ये टॉमस मुनरो का मानना था कि अंग्रेजों को पिता की भांति किसानों की रक्षा करनी चाहिए, अंग्रेजों को पिता की भांति किसानों की रक्षा करनी चाहिए, इसीलिए हम डायरेक्ट जनता से ही यानी किसानों से ही टैक्स लेंगे, ऐसा जो है वो टॉमस मुनरो का मानना था। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं? अभी हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो हमारा अतीत एनसीईआरटी क्लास 8 चैप्टर नंबर 3 चैप्टर नंबर 4 के क्वेश्चन कर रहे हैं। आपके पास अगर बुक है, आप बुक पढ़ के आए करें, हमेशा पहले चैप्टर पढ़ लीजिएगा, और अगर बुक नहीं है आप तो इन क्वेश्चनों को पढ़ने के बाद आपको कोई भी बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हम आपको इतना पूर्णतः 100% विश्वास दिलाते हैं कि आप चाहे पूरा एनसीईआरटी का बुक पढ़ लीजिए और चाहे ये क्वेश्चन ये पढ़ लीजिए, आपको इसके अलावा कुछ भी और महत्वपूर्ण डाटा नहीं मिलेगा। यानी ये बुक एक तरीके से एनसीईआरटी हमारा अतीत का निचोड़ है, यानी ये जो क्वेश्चन है निचोड़ है, और इस प्रकार का जो कंटेंट है वन लाइनर क्वेश्चन के रूप में, ये आपको मार्केट में ऐसी कोई भी बुक नहीं है जहां से आपको मिल जाए, कोई बुक है ही नहीं अभी तक तो मार्केट में। तो इस डाटा को अच्छे तरीके से पढ़ें, याद करें, ये आपके फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट, आरएस, आईएएस तक के एग्जामों में काम आने वाला डाटा है। तो कम से कम आप अगर ग्रेड फर्स्ट सेकंड, क्योंकि हम तो केवल रीट और ग्रेड सेकंड की तैयारी करवाते हैं, तो अगर आप ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं किसी भी लेवल की, तो तीनों लेवल में ये क्वेश्चन आपके बेहतरीन तरीके से काम आने वाले हैं। तो इसीलिए एक अच्छा रजिस्टर लीजिए और उसमें सारे क्वेश्चन लिखिए अपने हाथ से, ताकि आपको अच्छे तरीके से याद हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पर क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि रैयतवारी व्यवस्था में क्या होता है? इसमें खेतों को पहले से सर्वेक्षण कर सीधा किसानों से राजस्व बंदोबस्त किया जाता है। 18वीं सदी में अंग्रेजों ने किसकी खेती पर जोर दिया? तो अफीम और नील की खेती पर इन्होंने जोर दिया। बंगाल में किसकी खेती पर जोर दिया गया? पटसन
जूट, पटसन को क्या कहते हैं, जूट, जूट की खेती पर। असम के किसान, असम में किसकी खेती पर जोर दिया गया, चाय। संयुक्त प्रांत अर्थात यूपी में किसकी खेती पर जोर दिया गया, गन्ने की। पंजाब में किसकी खेती पर बल दिया गया, गेहूं। महाराष्ट्र में, पंजाब में, महाराष्ट्र व पंजाब में किसकी खेती पर बल दिया गया, कपास। मद्रास में किसकी खेती पर जोर दिया गया, चावल की खेती पर जोर दिया गया। विश्व में भारतीय नील की मांग क्यों बढ़ी, यह भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिटेल टाइप क्वेश्चन है ये। तो बताइए विश्व में क्यों बढ़ी नील की मांग, भारतीय नील की मांग क्यों बढ़ी। इसका कारण क्या था कि जो नील का पौधा था वो उष्ण कटिबंधीय पौधा है और भारत में इसको यह भौगोलिक परिस्थितियां प्राप्त होती है, यानी नील के पौधे को उगने के लिए उष्ण कटिबंधीय एनवायरनमेंट की आवश्यकता होती है और भारत में इस तरीके का एनवायरनमेंट है। तो इसीलिए भारत में नील की खेती अच्छी तरीके से हो जाती थी। बट विश्व के अंदर अचानक जो है वो कई देशों ने नील की खेती करना बंद कर दिया और बाकी जगह की जो नील थी उसका इतना अच्छा रंग बन भी नहीं पाता था जितना इंडियन नील का बन पाता था और अचानक से नील की जो है मांग भारत से बढ़ने लगी और 25% निर्यात से सीधे जो है 95% निर्यात नील का होने लगा। ये सेकंड ग्रेड में ही काम आएगा। अभी जो मनोविज्ञान की क्लास हम कर रहे हैं सुबह 11 से 12 बजे वो भी सेकंड ग्रेड में काम आएगी और ये जो एनसीईआरटी हम पढ़ रहे हैं ये भी सेकंड ग्रेड में काम आएगी, रीट में भी काम आएगी। सुरेंद्र जाट कैसे हैं, अलवर से बहुत बहुत स्वागत। देखिए ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट क्या होना चाहिए आपके पास ताकि आप उस सब्जेक्ट से भर सकते हैं फॉर्म। तो एक ऐसा सब्जेक्ट जो आपने तीनों वर्ष तक पढ़ा है वो आपका सब्जेक्ट माना जाता है, जो जिससे आपने बीएड भी की है, तो उस सब्जेक्ट को लेकर आप जो है वो भर सकते हैं। पीडीएफ भी मिलेगी, सुरेंद्र जी पूछ रहे हैं पीडीएफ कब मिलेगी। नील एक पौधा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिएगा किन देशों में भारतीय नील का इस्तेमाल कपड़ों को रंगने में किया जाता था। तो इटली, फ्रांस और ब्रिटेन जो है वो भारतीय नील का उपयोग करता था कपड़ों को रंगने के लिए। यूरोप में बैंगनी और नीला रंग बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता था। तो यूरोप के जो लोग थे वो एक बॉन्ड नामक पौधा था, क्या नाम था, बॉन्ड नामक शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र का ये पौधा है, इसका इस्तेमाल करते थे किस प्रकार का रंग बनाने के लिए, नीला और बैंगनी रंग बनाने के लिए। बॉन्ड की खेती कहां की जाती थी, उत्तरी इटली में, जर्मनी में, फ्रांस में और ब्रिटेन में जो है बॉन्ड नामक पौधे की खेती की जाती थी। भारत के अलावा कहां के लोग नील की खेती करते थे। तो भारत के अलावा कैरिबियन द्वीप समूह पर फ्रांसीसी लोग नील की खेती करते थे, ब्राजील में पुर्तगाली लोग करते थे, जमैका में ब्रिटिश और वेनेजुएला के अंदर स्पेनिश लोग भी नील की खेती करते थे। यानी भारत के अलावा भी कुछ ऐसे स्थान थे विश्व के अंदर जहां नील का उत्पादन किया जाता था, नील की खेती जो है वो की जाती थी। तो यहां पर यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कैरिबियन द्वीप समूह पर कौन खेती करता था। हालांकि वर्ल्ड जीके का क्वेश्चन है और जनरली वर्ल्ड जीके सेकंड ग्रेड में पूछा जाता है। ब्रिटेन में औद्योगिकरण के विकास से क्या प्रभाव पड़ा। जब ब्रिटेन में औद्योगिकरण का विकास हुआ तो इसका क्या इफेक्ट पड़ा। इसका ये इफेक्ट पड़ा विद्वान साथियों की कपास के उत्पादन की मांग तेजी से बढ़ने लगी। कपास के उत्पादन की, क्योंकि औद्योगिकरण होगा तो कपास का उत्पादन बढ़ेगा
किन देशों में नील का आयात बंद हो गया? अब वेस्ट इंडीज और अमेरिका ने जो है नील का आयात क्या कर दिया? बंद कर दिया। किस समय दुनिया में नील का उत्पादन आधा रह गया था? तो 1883 से लेकर और 89 तक नील का उत्पादन जो है आधा रह गया था। ब्रिटेन द्वारा नील का आयात कितना किया जाता था? तो ब्रिटेन ने 1788 तक ये 30% ही आयात करता था, बट 1810 में इसने 95% जो है वो नील का आयात शुरू कर दिया। आयात कहां से किया जाता था? आयात किया जाता था इंडिया से। कहां से किया जाता था? इंडिया से किया जाता था। इसीलिए इस दौर के अंदर जो है भारत में नील की खेती पर जबरदस्त जो है वो बढ़ावा मिला। अंग्रेजों ने मजबूरन किसानों से संधि की, किसानों को लालच दिया कि जो किसान नील की खेती करेंगे उन किसानों को सस्ते दरों पर पैसे दिए जाएंगे, बिना ब्याज के पैसे या कम ब्याज के पैसे दिए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर। नील की खेती कितने तरीके से होती थी? तो दो मेथड थे नील की खेती करने का। पहला मेथड था नील की खेती में कौन से तरीके से कौन कौन से तरीके थे? तो एक तो था निज का अर्थ क्या होता है? निजी क्षेत्र में। और दूसरा रैयतवारी। निजी क्षेत्र में खेती किस प्रकार की जाती थी? इसमें बागान मालिक खुद अपनी जमीन पर नील की खेती करते थे। इसमें क्या करते थे? बागान के मालिक कुछ जमीन को किराए पर ले लेते थे या खरीद लेते थे और उसके ऊपर क्या करते थे? नील की खेती करते थे। बट इसके भी कई सारी समस्या थी। इससे उन बागान मालिकों का किसानों के साथ टकराव जो है वो होना शुरू हो गया। क्या होता है कि निज खेती की क्या समस्या थी? तो बड़े भूखंड उपलब्ध नहीं हो रहे थे इसके लिए। दूसरा, किसानों से जो है टकराव तथा तनाव, मजदूरों का अभाव, ये सारी जो समस्याएं हैं वो निज खेती में रही। और निज खेती से कितना प्रतिशत नील का पैदावार होता था? तो मात्र 25% होता था। रैयत खेती, रैयत किसको कहते हैं? ये याद रखना, रैयत किसानों को ही कहते हैं। क्या कहते हैं? किसान को रैयत कहते हैं। तो रैयत खेती किस प्रकार की होती थी? इस खेती में बागान मालिक किसानों के साथ अनुबंध कर लेता था कि आप अपने खेत के कुछ भाग पर नील का जो है वो उत्पादन करें और इसके बदले हम आपको सस्ते दर पर क्या देंगे? सस्ते रेट पर पैसा उधार देंगे, जिससे आप अच्छे तरीके से क्या कर पाओ? नील का उत्पादन कर पाओ और खेती कर पाओ। तो ये इस प्रकार का अनुबंधन होता था। रैयत खेती में कितने प्रतिशत भूमि पर किसानों को नील की खेती करना अनिवार्य था? ये जो क्वेश्चन है वो वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। यानी किसानों को अपनी टोटल भूमि का कितने प्रतिशत भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था? तो टोटल भूमि के 25% हिस्से पर उनको नील की खेती करनी जरूरी। मान लो कोई किसान है, उसके पास 100 बीघा खेत है, तो उसमें से 25% भाग पर उसे अनिवार्य रूप से कंपल्सरी नील की खेती करनी ही पड़ती थी। आरके स्टार कह रहे हैं कि हमें रोज परिवार वालों से गालियां खानी पड़ती है और हमने तय कर लिया है कि जब आप टीचिंग मेथड पढ़ाएंगे तभी हम पढ़ेंगे। एसएसटी टीचिंग मेथड वन लाइनर क्वेश्चन करवा दो। यार इस बात पे कोई लॉजिक तो नहीं है। लॉजिक इसलिए नहीं है क्योंकि घर वाले आपको टीचिंग मेथड के लिए गाली क्यों देंगे? है ना, गाली तो नहीं देते। ऐसे तो हमारे संस्कार नहीं है घर वालों के किसी के भी कि वो आपको गालियां दे। आप पढ़ते रहिए, जब समय आएगा। टीचिंग मेथड 10 दिनों का टॉपिक है मात्र, और टीचिंग मेथड के अंदर आपके एक भी क्वेश्चन गलत हो जाए तो मेरी जिम्मेदारी है। टीचिंग मेथड एक छोटा टॉपिक है और लिमिटेड टॉपिक है, वहां पर आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। वो मैं आपको 2011 से लेकर और 21 तक जितने भी पेपर हुए हैं और उसमें जितने भी क्वेश्चन टीचिंग मेथड से संबंधित पूछे गए हैं
वो सारे करवा दूंगा। और वो क्वेश्चन करने के बाद अराउंड 500-700 क्वेश्चन करने के बाद टीचिंग मेथड का आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो बिल्कुल ऐसे अनलॉजिकल तो बात करने की आवश्यकता नहीं है। वो बाकी बात रही टीचिंग मेथड कराने की, तो एसएसटी प्लस टीचिंग मेथड और मनोविज्ञान इतना करवाना मेरी जिम्मेदारी है, जो मैं आपको पहले ही कह चुका हूं। और इस बात को शायद ही बार बार दोहराने की आवश्यकता है, मुझे नहीं लगता है कि है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर आता है कि नील की खेती करने वाले किसानों को क्या फायदा था, कम ब्याज पर कर्ज दिया जाता था, और नील विद्रोह कब हुआ, मार्च 1859 में। अब देखिए, शुरुआत में जब कोई व्यवस्था आती है तो हमें अच्छी लगती है, तो किसानों को भी बहुत अच्छा लगा। शुरुआत में जब वो लालच में आके नील की खेती करने लगे और प्लस उनको सस्ते दरों पर पैसे मिल जाते थे, तो बहुत सारा उनको जो है वो बेनिफिट दिखा। लेकिन जैसे जैसे वर्ल्ड मार्केट में नील की मांग घटती गई, वैसे वैसे किसानों के लिए अब नील की खेती करना किसी ऐसी कंडीशन हो गई, क्योंकि उन्होंने अनुबंध किया कि 25% हिस्से पर खेती करनी पड़ेगी। अगर वो खेती नहीं करते हैं तो कंपनी यानी बागान मालिक से उनका कॉन्ट्रैक्ट टूटता है। अगर वो खेती करते हैं तो उनको पैसे नहीं मिलते हैं, भाव यानी अच्छा भाव नहीं मिल पाता है। घनश्याम शर्मा जी, क्यों मैडम को बदनाम कर रहे हो आप कि मैडम गालियां देती है? अच्छी बात नहीं है ये। नेक्स्ट देखिएगा, नील विद्रोह कब हुआ, मार्च 1859 में। कहां के किसानों ने नील विद्रोह किया था, तो बंगाल के किसानों ने किया था। 1859 में किसने घोषणा की कि किसानों को नील अनुबंधन के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा? मजिस्ट्रेट थे एस्ले इंडन। क्या नाम था? एस्ले इंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गांधी जी ने कब नील किसान, नील शब्द था यहां पर, नील किसान आंदोलन में भाग लिया तो 1917 में। और गांधी जी ने नील किसानों के समर्थन में कौन सा सत्याग्रह किया था? चंपारण सत्याग्रह किया था। पूर्वोत्तर और मध्य भारत में जंगली इलाकों में आदिवासियों द्वारा किस प्रकार की खेती की जाती थी? तो झूम कृषि की जाती थी। कैसी की जाती थी? झूम। यहां से चैप्टर नंबर आपका 4 शुरू हो जाता है। कौन सा चैप्टर है ये? चैप्टर नंबर 4 शुरू हो जाता है यहां से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, झूम खेती को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो घुमंतु खेती कहते हैं इसको ही। और झूम खेती कैसे होती है? धूप के लिए पेड़ों को ऊपरी हिस्सों को काट दिया जाता है, घास फूस जलाकर उसकी राख को मिट्टी में मिलाकर मिट्टी को उपजाऊ बनाया जाता है, एंड खेती इस पर जो की जाती है। आप अच्छी तरह से जानते हैं इस खेती को कि किसान क्या करते हैं, जंगल में जाते हैं, एक ऐसा स्थान लेते हैं, उसके ऊपर से जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं उनके ऊपर की शाखाएं काट देते हैं ताकि धूप नीचे तक पहुंचे, और नीचे के जो छोटी छोटी झाड़ियां हैं उनको जलाकर समाप्त करते हैं, और उस राख को किस में मिला देते हैं? भूमि में, जिससे भूमि उपजाऊ हो जाती है। फिर वहां पर कुछ समय के लिए खेती करते हैं, फिर उसको छोड़कर अगले स्थान पर चले जाते हैं। खोंड शिकारी जनजाति कहां पाई जाती है? तो ये उड़ीसा के अंदर पाई जाती है, खोंड। नेक्स्ट देखिएगा आपकी स्क्रीन पर, खोंड शिकारी जनजाति खाना बनाने के लिए किसका इस्तेमाल करती थी? अच्छा क्वेश्चन है। साल और महुआ के बीजों के तेल का। खोंड शिकारी जनजाति कपड़ों की रंगाई के लिए किसका प्रयोग करती थी? कुसुम और पलाश के फूलों का प्रयोग करती थी। घनश्याम जी कह रहे हैं कि सर वो तो 3rd ग्रेड है, मुझे ही कहती है पढ़ने के लिए। तो घनश्याम जी, आपका तो फिर जीना दुश्वार हो गया होगा, क्योंकि आपकी पत्नी ऑलरेडी 3rd ग्रेड है। तो आप उनसे अच्छे से बैठो उनके पास और उनसे सलाह लो कि उन्हें आपको कैसा पढ़ना चाहिए, और उनसे यह भी पूछो कि हम जिस तरीके से पढ़ रहे हैं
यानी आप मेरे साथ जिस तरीके से पढ़ रहे हैं, क्या ये रास्ता सफलता की ओर जाएगा कि नहीं जाएगा? और अच्छे से मेहनत करो। जब आपकी पत्नी अर्थात आपकी जीवन संगिनी थर्ड ग्रेड टीचर है तो आपके दिमाग पर इतना ज्यादा तो मेंटली आर्थिक प्रेशर नहीं है। मेंटली और आर्थिक प्रेशर, क्योंकि पैसे की तो समस्या हल हो ही चुकी है और अब थोड़ी सी मेहनत आप करोगे तो आप भी सिलेक्ट हो जाओगे और फिर 1 लाख रुपए महीने के कमाओगे और चिल करोगे, है ना। आनंद ही आनंद है जीवन में आपके। तो बिल्कुल, तो आपको तो बिल्कुल कोई घबराने वाली या टेंशन वाली बात नहीं है ना, बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं है। लाइफ ओके कह रहे हैं कि सर कितनी मेहनत करते हो आप हमारे लिए, धन्यवाद। देखिए, ये दुनिया ना बड़ी जालिम दुनिया है और इसमें कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता है। ये जालिम दुनिया है, यहां निस्वार्थ कुछ भी नहीं होता है। यानी स्वार्थ हर चीज में है, बिना स्वार्थ के कोई भी काम हम नहीं करते, कोई नहीं करता। इस सृष्टि का रूल है ये। मेरा भी स्वार्थ है, मेरा स्वार्थ है कि मुझे बहुत सारे लोग जाने, मेरा एक बहुत बड़ा सा परिवार हो, बस ये स्वार्थ मेरा है। तो हर कार्य एक निश्चित लक्ष्य के लिए, उद्देश्य के लिए किया जाता है। आपको अच्छा लग रहा है, आपकी सफलता में ही हमारी सफलता है, तो बस मेहनत करिए। और आपको क्लासें अच्छी लग रही है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और जल्दी से जल्दी इस परिवार को बड़ा करने में हमारा सहयोग कीजिए, ठीक है। मेरा तो इतना स्वार्थ है क्योंकि जब मैंने इस परिवार की शुरुआत की थी आज से कई साल पहले, लगभग 2018 में, तो एक ही लक्ष्य लेके हम चले थे कि इस परिवार के अंदर मेरा जो पहला वीडियो मैंने इस क्लास यानी पहली जो क्लास की थी उसमें मैंने यही कहा था कि आज से हम जो है वो शायद मार्च 2018 का समय था और मैंने यही कहा था कि हम ये चैनल की शुरुआत कर रहे हैं और इस चैनल का उद्देश्य कोई पैसा कमाना या व्यवसाय करना नहीं है। चाहे कैसी भी परिस्थितियां हो, हम इस चैनल पर, इस परिवार में कभी भी कोई भी डाटा के लिए, किसी भी कंटेंट के लिए, किसी भी हमारे क्लास के लिए किसी भी बच्चे से किसी भी प्रकार का हम शुल्क नहीं लेंगे। और इसी उद्देश्य से हमने ये सेशन, ये परिवार बनाया था कि हम उन बच्चों तक पहुंच सके जहां हमने स्ट्रगल किया है, जहां हमने जो समस्या झेली है अपने जीवन में, वो अन्य बच्चों को ना झेलनी पड़े। ज्यादा नहीं, कम से कम 100, 200, 500 बच्चों की भी हम अगर सहायता कर पाए और उनके जॉब लगने के लक्ष्य में 1-आधा% हम अगर उनका सहयोग कर पाए तो हमारा इस परिवार को बनाने का उद्देश्य जो है वो सफल हो जाता है। और 2018 में हमने इसी उद्देश्य से शुरू किया था। उद्देश्य बस इतना ही था, सहायता करना। और स्वार्थ क्या है इसके पीछे? आप कहोगे कि सर इतनी, ऐसा तो नहीं हो सकता कि कोई भी स्वार्थ ना हो। तो स्वार्थ है, स्वार्थ है स्नेह का, स्वार्थ है प्रेम का, स्वार्थ है पॉपुलैरिटी का। सीधे सीधे कहें तो आप सब लोग, बस यही इच्छा थी कि कहीं जाएं तो 4 लोग हमें जाने, हमें पहचान ले कि आप वही हैं जो यूट्यूब पे पढ़ाते हैं। बस यही उद्देश्य से शुरू किया था। इसके अलावा यूट्यूब से कुछ थोड़े से पैसे मिल जाते हैं तो उसी से काम चल जाता है। बाकी पैसे की सब चीजें व्यवस्थित है तो ज्यादा दिक्कतें नहीं है। और आगे भी भविष्य में चाहे कैसी भी परिस्थितियां हो, चाहे ये परिवार आज 1.5 लाख का है, 10 लाख का क्यों ना हो जाए, चाहे हम किसी भी परिस्थिति में हो, कितने भी बड़े या कितने भी छोटे क्यों ना हो जाए, बट इस परिवार में ये बार बार मैं हर लगभग वीडियो में ये बात कहता आ रहा हूं कि हम कभी भी किसी भी बच्चे से शिक्षा के नाम पर कोई भी प्रकार का शुल्क जो है वो नहीं लेंगे। इसलिए मैं बार बार कहता जाता हूं ताकि कहीं मैं भूल ना जाऊं और आप भी मुझे बार बार याद दिलाते रहे, क्योंकि वीडियो में बोलूंगा, क्लास में बोलूंगा तो आप सबको भी पता रहेगा। तो बस यही उद्देश्य है आप तक पहुंचने का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बीच में हम आगे आ गए।
आगे बढ़ते हैं, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। वन गुजर कहां पाए जाते हैं? तो पंजाब के अंदर वन गुजर पाए जाते हैं, पहाड़ी इलाकों में। लबाडिया समुदाय कहां पाया जाता है? आंध्र प्रदेश। और ये चैनल शुरू करने के पीछे कुछ घटनाएं ऐसी घटी हमारे जीवन में कि हम एक बहुत बड़े कोचिंग संस्थान में गए थे और हम आरएस की तैयारी करना चाह रहे थे उस समय, क्योंकि आर्थिक स्थिति उस समय इतनी ज्यादा स्ट्रोंग नहीं थी कि बहुत सारे पैसे थे और हम आंख बंद करके पैसे दे दें। हमारे यहां से लगभग 250-300 किलोमीटर दूर वो स्थान, बहुत बड़ी कोचिंग है, आप बहुत अच्छे से उसका नाम भी जानते हैं। हम गए और उनसे ये कहा कि जी हमें आरएस की कोचिंग करनी है, आप हमारा एक जो है वो हमें 1 या 2 दिन का डेमो दे दीजिए ताकि हम यहाँ पर एडमिशन ले लें, और डेमो के भी पैसे हम देने के लिए तैयार हैं। भाई आपके 2 दिन के जितने भी डेमो के पैसे बनते हैं आप हमसे ले लीजिए। लेकिन पूरे दिन वहां पर घूमने के बाद भी उन्होंने यही कहा कि हम डेमो देंगे ही नहीं, अगर आपको एडमिशन लेना है, अगर आपको यहाँ पर पढ़ना है तो आपको पूर्ण फीस देनी पड़ेगी। जबकि हम ये चाहते थे कि हमें 2 दिन डेमो दिया जाए, चाहे उस 2 दिन के डेमो के आप 2000-3000 जितने भी रुपए लेना चाहे ले लीजिए, लेकिन नहीं, ये बात मानी गई। फिर उसके बाद हमने तय किया कि अब हम नहीं करेंगे और वापस हम घर आ गए, लगभग 2-3 हजार रुपए का खर्चा करके 1-2 दिन वहां पर रहकर बिना डेमो लिए ही। और फिर आकर हमने तय किया कि कितने और ऐसे बच्चे होंगे जो अपनी आर्थिक परिस्थितियों के कारण कोचिंग में नहीं जा पाते हैं, और बहुत सारे बच्चे बेचारे अपने माता पिता से पैसे उधारे लेकर या कुछ विकट परिस्थितियों में पैसे इकट्ठे करते हैं, कोचिंग में जाते हैं, और वहां पर जब पैसा दे देते हैं कोचिंग वालों को, और कोचिंग को पैसा देने के बाद उनको पता चलता है कि उस कोचिंग में जो पढ़ रहे हैं वहां के टीचर से या वहां के स्टाफ से या वहां के पढ़ाने के तरीके से वो बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है, और उनके पैसे फिर वापस नहीं मिलते, और वो बच्चों को बड़ा दुख होता है, ना तो वो घर के रहते हैं ना घाट के रहते हैं। तब हमने इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए हमने तय किया कि हमारा ऐसा लक्ष्य हम तय करेंगे, ऐसा हम परिवार बनाएंगे जहां पर हम कुछ ऐसा ही डाटा करवाएंगे जो कोई भी कोचिंग वाला नहीं करवाता है, चाहे आप छोटी कोचिंग में जाएं या बड़ी कोचिंग में जाएं, लेकिन कोई भी बच्चा चाहे किसी भी कोचिंग में क्यों ना पढ़ रहे हो, चाहे 5,000 रुपए देके आप अपने गांव की लोकल कोचिंग में पढ़ रहे हो या 50,000 देके राजस्थान की टॉप कोचिंग में पढ़ रहे हो, लेकिन ये क्वेश्चन आपको ये डाटा आपको मिलेगा, वो भी बिना पैसे के, पैसे से नहीं मिलेगा। बहुत सारे बच्चे कॉल करते हैं और बच्चे कहते भी क्या है, सर हम आपको पैसे दे देंगे, हमें आप डाटा हमारे व्हाट्सएप पर भेज दीजिए। और हम उनसे यही बात कहते हैं कि पैसे तो हम लेंगे नहीं, और व्हाट्सएप पर अगर आप ऐसे कह दो कि सर हमारे से डाउनलोड नहीं हो पा रहा है, अगर आप कुछ और रीजन देते तब तो हम आपको व्हाट्सएप पर भी भेज देते, बहुत सारे बच्चों को भेजा है। लेकिन अगर आप ये कहते हो कि हम पैसे दे देंगे, आप हमें व्हाट्सएप पर भेज दीजिए, तो बिल्कुल भी नहीं भेजे जाएंगे। टेलीग्राम डाउनलोड करना पड़ेगा, वहां पर चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा और वहीं से डाउनलोड करना पड़ेगा, क्योंकि यही हमारा मेन टारगेट है कि ये जो डाटा है ये अमूल्य है, इनकी कोई रेट नहीं है, कोई भी पैसा नहीं है, इसलिए हमने बुक भी नहीं निकाली है। जो भी बच्चे को पढ़ना होगा, लास्ट टाइम बहुत सारे ऐसे बच्चों ने हमें बताया कि सर बहुत सारे ई-मित्र पर ये डाटा बिके, कॉपी प्रिंट निकाल कर, और बहुत सारे कोचिंग के बच्चों को भी ये डाटा की आवश्यकता हुई। और बहुत सारे बच्चों ने तो इस प्रकार का कॉल किया जब हमने आरबीसी करवाई कि सर बड़ी बड़ी कोचिंगों में पढ़ के आकर भी कुछ बच्चे हमारे पास आए, यानी उन बच्चों से मिले, दोस्त लोग मिलते ही हैं, और जब हमारे डाटा को देखा उन्होंने आरबीएससी 1 लाइनर क्वेश्चन को, तो वो रह नहीं पाए मांगे वगैरह, और हमने उनको दिया भी। लेकिन उस टाइम उन बच्चों को अच्छा अनुभव हुआ कि देखो हम घर पे बैठ के तैयारी किए, और आज कोचिंग वाले हमसे पूछ रहे हैं कि यार तुम ये कंटेंट कहां से लेके आए हो,
और वो हमसे मांग रहे हैं है ना, हमसे मांग रहे हैं। तो ये जो खुशी थी उन बच्चों की, उस खुशी से मुझे बड़ी खुशी हुई। और बस यही लक्ष्य है कि वो बच्चा जो गरीब है, वो बच्चा जो कमजोर है, वो बच्चा जो नहीं जा सकता है कोचिंग में अलग अलग हालातों से, वो बच्चा जब किसी ऐसे बच्चे से मिले, या वो बच्चा जब एग्जाम सेंटर के बाहर जाके खड़ा हो, हजारों की भीड़ होती है एग्जाम सेंटर के बाहर, तब वो बच्चा जो अपने घर पे तैयारी करके आया है, वो किसी भी बच्चे से पीछे अनुभव ना करे। उसको ऐसे ना लगे कि मैंने सेल्फ स्टडी की है और मैं इन बच्चों से कमजोर हूं। वो भी उन बच्चों से कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो और उनसे 1-2 क्वेश्चन ज्यादा सही करके आए। बस इसी लक्ष्य के लिए हम ये सेशन कर रहे हैं और आप तक ये डाटा पहुंचा रहे हैं। इसके अलावा और कोई लक्ष्य नहीं है। कौन सा समुदाय गडरिया कहलाए? तो कुल्लू के गद्दी समुदाय गडरिया कहलाए। बकरवाल जो बकरियां पालते हैं कहाँ पाए जाते हैं? कश्मीर के अंदर है ये। कौन सी जनजातियां एक स्थान पर खेती करती है? गोंड, संथाल और मुंडा जनजाति है ये। एंड औपनिवेशिक शासन का आदिवासियों पर क्या प्रभाव पड़ा? मुखिया, औपनिवेशिक शासन जब शुरू हुआ तो मुखिया जो है वो शासकीय शक्तियां, उनकी मुखिया की शासकीय शक्तियां छीन ली गई। उन्हें ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा बनाए गए नियमों को मानने के लिए बाध्य किया गया। औपनिवेशिक शासन से घुमंतु काश्तकारों पर क्या प्रभाव पड़ा? जो लोग झूम खेती करते थे, अब उनको एक स्थान पर रहकर एक निश्चित स्थान पर ही खेती करनी पड़ती थी, यानी झूम खेती को स्थायी खेती बना दिया गया। अंग्रेजों ने वनों के लिए कौन सी नीति बनाई? अंग्रेजों ने सारे जंगलों पर अपना नियंत्रण कर लिया तथा जंगलों को राज्य संपत्ति घोषित कर दिया और जंगलों पर कटाई यानी पेड़ काटना या लकड़ी इकट्ठी करना या जंगलों से किसी भी प्रकार के पदार्थ को लाने पर रोक लगा दी गई। वन कानून के खिलाफ विद्रोह कब और किसने किया? तो 1996 में सोंग्राम संगमा द्वारा असम में 1930 के अंदर जो है वो 1930 के दशक में जो है विद्रोह किया गया। ये 1996 क्यों लिखा है? ये नहीं है यहाँ पर, ये लाइन नहीं है यहाँ पर, इसको काट दीजिए। ये 1930 में हुआ था, सोंग्राम संगमा के द्वारा विद्रोह हुआ था। वन सत्याग्रह कहाँ हुआ था? 1930 में मध्य प्रांत में हुआ था। रेशम के कीड़े कौन पालते थे? झारखंड के अंदर हजारीबाग के आसपास एक संथाल जाति के लोग जो थे वो रेशम के कीट पालते थे। कोल आदिवासियों द्वारा विद्रोह कब किया गया? 1831-32 में। संथाल जनजाति द्वारा कब किया गया विद्रोह? 1885 में। मध्य भारत में बस्तर का विद्रोह कब हुआ? 1910 में। महाराष्ट्र में वर्ली विद्रोह कब हुआ? 1940 में। ये सारे क्वेश्चन जो है मोस्ट हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं बार बार। बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? तो 1870 में बिरसा मुंडा का जो है जन्म हुआ। और बिरसा मुंडा किससे प्रभावित थे? ईसाई मिशनरियों, वैष्णव धर्म प्रचारकों से। बिरसा मुंडा क्या चाहते थे? ईसाई मिशनरियों, महाजनों, हिंदू भूस्वामियों और सरकार को बाहर निकालकर बिरसा के नेतृत्व में मुंडा राज्य की स्थापना करना। और बिरसा मुंडा को 2 साल की सजा कब हुई? 1895 में। और बिरसा मुंडा के राज्य का प्रतीक किस रंग का ध्वज है? बहुत प्यारा क्वेश्चन है, सफेद रंग का ध्वज है। और बिरसा मुंडा की मृत्यु कब हुई? 1900 में। इनको हैजा हो गया था, हैजे के कारण। और दीकू जो शब्द है, दीकू शब्द का क्या अर्थ है? बाहरी लोग, बाहरी लोग दीकू शब्द का अर्थ है। तो ये हो गए चैप्टर नंबर 3 और 4 कंप्लीट। कल चर्चा करेंगे चैप्टर नंबर 5 और 6 की। आशा करता हूं कि आपको क्वेश्चन समझ में आए हैं और यही क्वेश्चन बनते हैं आपके एनसीईआरटी से। इनके अलावा कोई क्वेश्चन जो है वो नहीं मिलते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोगों ने अपना कीमती समय दिया इसके लिए। और इस सेशन की पीडीएफ आपको 10 मिनट में हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही। शुभ रात्रि, धन्यवाद, थैंक यू।